क्या सर? नमस्कार अमित जी। जी सर। सर आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी हाँ, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। एम आई ऑडिबल? या सर, मैं ठीक हूँ। वेरी वेरी नाइस सर। जी सर। तो मैं पहले अपने जो श्रोता हैं, जो अपने दर्शक हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री डॉक्टर आर के तिवारी जी। और आप ललित हरि मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज जी आयुर्वेदिक सर, आजकल आयुर्वेदिक का बड़ा ट्रेंड है आज की तारीख में। इट्स ए बूमिंग, मतलब पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। तो इस पर आपसे बात करने की भी ये कोशिश करी कि आपसे जो नॉलेज मिलेगी सर, वो शायद और कहीं से मिल नहीं सकती, क्योंकि जहां से भी अगर हम बात करें कहीं से भी और नॉलेज की, तो वो रिलायबल हम नहीं कह सकते उसको कि वो उतनी ऑथेंटिक, उतनी रिलायबल होगी। मतलब वी वांट डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आपसे सीधा सुनना चाह रहे थे सर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं, और जिससे उनको एटलीस्ट नॉलेज मिले। तो सर, क्या हम शुरू कर सकते हैं? आपसे पूरी कोशिश करूंगा, और जितना भी मुझे पसंद है, मुझे आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू सर। तो सर, सबसे पहले आज की तारीख में अगर हम देखें सर, जैसे कोविड का भी टाइम चल रहा है, और अभी वैक्सीनेशन भी शुरू होने को है। 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी वैक्सीनेशन लगनी। जी जी सर, बेसिकली अभी तक एक चीज जो सबसे ज्यादा सामने आई है वो निकल के ये आई है कि सर, टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया, गिलॉय जिसको हम बात करते हैं सर, बिल्कुल। वो गिलॉय के बारे में सर, वो अंधाधुंध खाई जा रही है सर। उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ये मतलब लोग बाग मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं और टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया को उन्होंने परचेज किया। और सर, मैंने खुद अपने अपने आप देखा है कि बहुत सारी जो अलग अलग जैसे अलग अलग कंपनीज की मैंने देखी है, तो किसी में 300 mg है, किसी के अंदर 250 mg है, किसी के अंदर 500 mg है। तो कोई मतलब किसी भी डोज के ऊपर ये नहीं है कि पर्टिकुलरली ये इतने mg की है, और कितने mg किसको खानी चाहिए। और सेकेंडली सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसे हम बात करते हैं सर कि इम्यूनिटी एनहांस कर रहे हैं, तो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा खाने पे या कुछ भी मिसयूज होने पे, या जिसको अब्यूज कहेंगे कि हम डोज अब्यूज हो गया, तो सर ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी हैं, जिसके हम बात करेंगे कि आपके लिवर सिरोसिस हो गया, सिरोसिस हम कोई सी भी ले लें वो भी ऑटो इम्यून में आ जाएगी, आप आर्थराइटिस आ जाएगी वो ऑटो इम्यून में आ जाएगी। तो सर, इन पेशेंट्स को क्या आपको लगता नहीं है कि सर, वो जिनको चांसेस थे होने के, उन्होंने उनको भी एनहांस कर लिया कि वो कल को आर्थराइटिस के पेशेंट जल्दी होने के चांस हो जाएंगे? तो सर, आपको क्या लगता है सर इस बारे में? जी, ऐसा है अमित जी। फॉर्चुनेटली ये बात तो सच है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी औषधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन संयोग से ये एक ऐसा द्रव्य है जो ड्रग है, इसमें कुछ विशेष बात है, इसीलिए इसको आयुर्वेद में अमृता ही कहते हैं। अमृत से इसकी उत्पत्ति बताई गई है कि जब वो जो है राम युद्ध के बाद उन्होंने अमृत की वर्षा की, उससे कुछ बूंदें जमीन पे गिर गई। समुद्र मंथन में जो हुआ था सर, जो अमृत निकला वो अलग है। और वो अमृत जब राम रावण युद्ध के बाद जो हुआ, उसके बाद जो है इंद्र ने कुछ कहा कि बंदर भालू वगैरह सब गिरे हुए हैं और इनको जिंदा कर दो। समय मैथोलॉजिकल है, कहने का मतलब वही है कि उस अमृत की बूंदों से इसकी उत्पत्ति है, इसलिए इसको अमृता कहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मरती भी नहीं है कभी। इसकी बेल जो है वो जहां कहीं भी उग गई, और बहुत इजी वे में मैंने 1-1.5 साल पुरानी भी गिलोय के टुकड़े को रीजनरेट होते देखा है। और ये रीजनरेट होने की पावर भी इसमें सबसे ज्यादा खुद में है, और ये शरीर में हमारे बढ़ाती है, इसीलिए इसको कहते हैं अमृत के समान गुणकारी है, और खुद मरती नहीं है, इसलिए इसका नाम अमृता है। और इसी गुड़ूची भी इसको इसलिए कहते हैं कि गिलोय गुड़ूची शास्त्रीय नाम है उसका। गुड़ूची, हाँ जी। की गुड़ रक्षणे, सभी रोगों से रक्षा करती है। तो लगभग ये सभी रोगों से, जिसको पैनासिया कह सकते हैं, और अमृत के समान गुणकारी ऐसी औषधि। हाँ, ये जरूर है कि औषधि का प्रयोग निश्चित रूप से मात्रावत, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि डिफरेंट लोग, कोई 250 मिलीग्राम कुछ भी है,
इसका बेस्ट इफेक्टिव फॉर्म रस है। इसका रस का ही प्रयोग करना सबसे अच्छा कहा गया है कि एक बालिश भर लगभग अपने ज्ञान इतना है ना, एक बित्ता जो है मात्रा में पीस करके उसका रस पीना चाहिए सुबह शाम में। और ये इफेक्टिव तो इतनी अच्छी है कि इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट आज तक मेरे सामने नजर नहीं आया है हम लोगों को। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, इर्रेस्पेक्टिव, है ना, इनके बजाय वो है। लेकिन जो कंपनियां बना रही हैं वो 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की हालत में दे रही हैं, वो बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं कि उनका उतने से कुछ नहीं होने वाला और वो केवल एक ठगी करता ही। जी सर, साउंड शायद आपकी रुक गई है। वो मैं बस जरा सा बोल रहा था ना, जी कॉल आ गया था उस पे, मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया सर। नो प्रॉब्लम। फिर क्या है कि इसीलिए इसकी मैंने जानवरों को भी देखा है इसकी लताएं चबाते हुए और उनको भी कोई साइड इफेक्ट, बाई चांस ऐसा है इसकी कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक नोटिस नहीं किए गए हैं। और बहुत सारे हमारे रसायन द्रव्यों में ये कहा गया है से ब्रेन टॉनिक और बॉडी टॉनिक हर तरह से ये है इम्प्रूव करता है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी औषधि इसी को मानते हैं, इसलिए इससे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने की चांस तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जरूर है ये बात कि हाँ, अधिक मात्रा में लेने से कोई भी चीज गलत करेगी, अनावश्यक रूप से क्यों नहीं, और कोई भी चीज को गलत नहीं, उसको निश्चित रूप से किसी चिकित्सक की देखरेख में ही लेना चाहिए। वेरी नाइस सर। सर अभी जैसे ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात हुई, तो सर जैसे बॉसवेलर सेरेटा के बारे में हम बात करें, जिसको हम सलाई गूगल या सलाकी भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो सर उसको अगर हम देखते हैं तो उसका मैंने बहुत सारे यूएस में और जगह पे भी देखा कि बॉसवेलर सेरेटा को बहुत बहुत कॉमनली वो लोग यूज कर रहे हैं, इवन इन टी दे आर यूजिंग इट, चाय के अंदर डाल के पी रहे हैं बॉसवेलर को। जी, और वो नेटिव इंडियन बोलते हैं कि ये इंडियन नेटिव प्लांट से मिला है, हमारी अपनी है सर बॉसवेलर सेरेटा, लेकिन हम इसको सलाई गूगल को हम इस्तेमाल ना करके आर्थराइटिस में हम NSAID पे दौड़ रहे हैं, डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग NSAID फॉर दैट। आपको नहीं लगता सर कि इसके बारे में जिस तरह हमें टीनोसोरा कार्डिफोलिया का हुआ है, गिलॉय के बारे में लोगों को पता चला है, तो क्या सर बॉसवेलर सेरेटा ऐसा नहीं है कि उसको भी लोगों को बताया जाए और वो लोगों को पता चले किसी तरह की ये हमारी आर्थराइटिस में, पेन में, गाउट में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में कितना इफेक्टिव है? सही है, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है आपका। बस आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप अब मिल गए हैं हमको, तो ये निश्चित रूप से प्रसारित हम लोग करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि शल्लकी जो गुगुलू का परिवार है ना, गुगुलू की फैमिली का एक और प्लांट है, और उस जैसे ही उसके जो ओलियोगम रेजिन है, उसकी गोंद है या निर्यास है उसका, उसी को यूज करते हैं, उसको सलाई गूगल कहते हैं। और इसका प्रभाव भी गुगुल जैसा ही होता है बहुत सारे वात रोगों में, मेदो रोग में, मतलब ओबेसिटी को भी ट्रीट कर सकता है ये, और तमाम सारे वायु के विकार हैं, आर्थराइटिस वगैरह ही नहीं, और पैरालिसिस और दिस एंड दैट, तमाम सारी चीजें, वात विकार हमारे यहाँ 80 प्रकार के वात रोग कहे गए, तो उन सब में ये काम करने वाली औषधि है अपने के कारण। और गुगुल जैसा ही, गुगुलू एक्सटिंक्ट होने लगा, ऐसा समझने लगा कि बहुत सारा, तो लेकिन इसकी उपलब्धता गुगुलू से भी कम है, सच्चाई। तो यूएस में तो ये मिल जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में, भी मिल रहा है, इन लोगों को प्रचार प्रसार की दिक्कत है, इसकी वजह से ये नहीं उतना प्रचारित हो पाया। और इसको निश्चित रूप से आर्थराइटिस में बहुत अच्छा इफेक्टिव है और इसको देना चाहिए। NSAIDs का जो यूज है, इट इज फुल ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, उसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल कंफर्म। और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम कर दे, उसके बाद तो उसने हैवॉक, जीवन में एक तूफान ला है उसने, ये तो पक्का सेंस यूज करने का। क्या किया जा सकता है, जो लोग कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं है, आयुर्वेद की शरण में आए, अच्छा होगा। मेरी समझ से बुद्धिमान लोग वो करेंगे, हम लोग इसको प्रचारित कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी इसी सिलसिले में सर मैं कुछ दो मेडिसिन्स के 2-3 के बारे में मैं और आपसे बात करना चाहूंगा, जिससे लोगों को भी शायद पता चलेगा। सर जैसे विधानिया सोमनीफेरा है, अश्वगंधा के बारे में हम बात करते हैं। सर अश्वगंधा भी बहुत ज्यादा, अगर हम देखा जाए, जो अगर वैसे तो मेरा बहुत छोटा सा ज्ञान है, मेरे को बहुत कम नॉलेज है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर कि आपसे एग्जैक्ट हमारे को पता चल जाएगा। सर अश्वगंधा को मैंने जो देखा है, उसका रोल मैंने जो पढ़ा है और जगह पे, या जैसे बुक्स में मैंने देखा, तो उसके अंदर देखा कि अश्वगंधा का रोल आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा है,
और इवन इन यूटीआई केसेस के अंदर, या अगर हम और जगह पे भी बात करें कि अश्वगंधा ब्रेन के लिए, स्टेमिना के लिए, इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा का बहुत रोल है, विथेनिया सोमनिफेरा बहुत। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर जितनी भी हम बात करें कि लिबिडो केस जितने भी आते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो जिसके अंदर हम बात करें कि ये सेक्स से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक, उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर प्रोमिनेंटली बड़ा बड़ा लिखा गया है कि अश्वगंधा, बिल्कुल। तो उसको हाईलाइट इस तरह कर दिया गया कि अश्वगंधा, इसका मतलब द पर्सन इज, इफ ए पर्सन इज ईटिंग अश्वगंधा दैट मींस दैट पर्सन इज हैविंग सम सेक्सुअल प्रॉब्लम विद हिम, उसके साथ कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए अश्वगंधा खा रहा है, रादर वो किसी और चीज के लिए भी खा रहा हो। तो सर आपको क्या लगता है कि अश्वगंधा केवल सेक्स के रिलेटेड ही है या उसका कहीं और कैसा रोल? बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को उठाया है, और ये बिल्कुल हम लोग कहना चाहते हैं कि एक ड्रग के बहुत सारे कर्म होते हैं, उसके एक्शंस मल्टीफैक्टर एक्शंस हैं, मल्टीफेस्टेड, और इसमें हम क्या करना है कि उसे हाईलाइट, लोग, कंपनियां तो अपने गलत तरह से एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, और इसके अगेंस्ट हमारे पास लॉ भी है, मैजिक रेमेडी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एक्ट है हमारे पास, MRTP एक्ट, तो उसका यूज होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी एडवर्टीजमेंट को वो लीगल नहीं है। और बाय द वे बहुत सारा, प्रोफेसर आनंद चौधरी जी हैं हमारे BHU में, वो इसके पीछे पड़े हैं बहुत सारा, वो कह रहे हैं कि ये एक्ट को बहुत अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। अश्वगंधा इज मिरेकुलस ड्रग, जस्ट लाइक गुडुची और शल्लकी जैसा ही। तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा जैसा कि नाम उसका बता रहा है कि अश्व के समान शक्ति देने वाला। गंधन शब्द से केवल गंध से मतलब नहीं है, इनिशियल स्टेज में जो उसकी जब सुखाते हैं स्टार्टिंग में, तो घोड़े के मूत्र जैसी हल्की सी गंध होती है, बाद में इसमें ऐसी कोई गंध नहीं है, इट्स फेयरली एक्सेप्टेबल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बहुत। और हिंदुस्तान में लगभग हर जगह अच्छा क्वालिटी का बढ़िया मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी का मंदसौर, नागौर है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहां से मिलता है हमें जी। गंधन शब्द है, उसका अर्थ उत्साह है, ये उत्साह देने वाला है, ये आपको भर नींद नहीं आने देगा और रात को पुरसुकून नींद दिलाएगा। अच्छी बात तो यही है। और एडाप्टोजेनिक, सभी शरीर जितना स्ट्रेस है उसको एडाप्टेशन करने के लिए एडाप्टोजेनिक। आपके विदेशों में एक बहुत बड़ा पौधा वो पैनाक्स जिनसेंग, जिसको जिनसेंग बहुत ज्यादा चाइनीज, इट्स चाइनीज जी। 2 लोग हैं पैनाक्स, और वहाँ 2 जगहों से खूब सारा है, और बहुत सारा वो करते हैं, और बहुत कॉस्टली है वो। और अपने यहाँ इज मच बेटर देन जिनसेंग, पैनाक्स जिनसेंग से कहीं अच्छा है, और उन सभी चीजों के लिए अवेलेबल है, बहुत अच्छा सा। लिबिडो एनहांसर जो कह रहे हैं, यस इट्स लिबिडो एनहांसर, एफ्रोडिजियक भी है। लिबिडो एनहांसर एक बहुत छोटी सी चीज है, उससे कहीं ज्यादा है कि केवल सेक्स की डिजायर को बढ़ाना, लिबिडो को बढ़ाना कहते हैं। और ये जो है एफ्रोडिजियक, शुक्र का वृद्धि करता है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। कुछ सीमेन नहीं बढ़ा होता है फीमेल्स में, उनमें एक ताकत देता है, वही हमारे शुक्र डजंट मीन सीमेन, शुक्र पूरे शरीर की। तो सेमेनोगॉग है, उसी तरह से गैलेक्टोगॉग भी है जी। तो मेल दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है और बहुत अच्छा है ये हर प्रकार से। फ्रिजिडिटी में भी फीमेल फ्रिजिडिटी होती है कि उनको सेक्स डिजायर नहीं होती, उनको भी जी। बाकी सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इट्स इनॉर्मस नर्वाइन टॉनिक, इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा ड्रग है, और बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है। इनफैक्ट न्यूरो हार्मोनल जो एक्सिस है, जो रेगुलेशन है पूरे बॉडी का, उसको ठीक करने के लिए सबसे टॉप ड्रग्स में से अश्वगंधा है। तो सोचिए नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, पिट्यूटरी से लेकर के और एड्रेनल से लेकर के सब आपका ठीक रहता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, फिर क्या करने जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो टॉप 2-3 ड्रग्स आती हैं, उनमें अश्वगंधा भी आता है। तो सर ये हाँ सर, वही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जी मुझे भी वही लग रहा था सर, क्योंकि एक ड्रग को एक ब्रांड उसका बना दिया गया कि अश्वगंधा इज जस्ट फॉर सेक्स। तो और जबकि अगर हम देखें सर, एक और इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं फीमेल के रिलेटेड कुछ जी, अश्वगंधा श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापह, इवन ल्यूकोडर्मा में इफेक्टिव है भाई वो। तो बहुत सारी और गुण हम बता सकते हैं जी। तो वो ठीक है, तो बताइए सर अगेन। बहुत से गुण है, बस केवल लोगों को आयुर्वेद के पढ़े हुए चिकित्सकों के पास आने की देर है, और वो बस थोड़ा
अभी सर इस पे भी मैं आऊंगा आपके पास में, जो आयुर्वेदिक के पढ़े हुए चिकित्सक वाली बात है सर, उस पे भी मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। उससे पहले सर मैं 2 ड्रग्स के बारे में और आपसे पूछना चाहूंगा सर। एक निर्गुंडी के बारे में और एक कैसियस क्वाड्रैंगुलरिस जिसको हड़जोड़ बोलते हैं सर। सिसस क्वाड्रैंगुलरिस जी जी सर, इसको ये दोनों ड्रग्स भी मिरेकुलस हैं सर। इनके बारे में भी ये सुनने में आया गया है कि ये हड्डी जोड़ने के लिए हड़जोड़ जो है मतलब उसकी कोई सानी नहीं है। बिल्कुल। तो सर इनके बारे में भी सर मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं कि इन दोनों ड्रग्स का सर कुछ। हाँ, जो एक पहला आपने बताया कि निर्गुंडी, जी सर, निर्गुंडी बोलचाल की भाषा में इसको मेवड़ी बोलते हैं यहाँ यूपी और आसपास के एरिया में, और इसका वैज्ञानिक वाइटेक्स निगुंडो करके है जी, वाइटेक्स निगुंडो जी, निगुंडो। इसकी झाड़ी सी होती है और थोड़ा सा छोटा सा वृक्ष होता है, जिसके पत्र और बीजों का प्रयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं, दक्षिण भारत में भी बहुत सारा करते हैं। पत्तों को पीस करके खाया भी जाता है, सुखा के भी, और बीज भी, इन सबका चूर्ण के रूप में, क्वाथ के रूप में किया जा सकता है। लेकिन पेस्ट बना करके गर्म करके उससे स्वेदन का बड़ा अच्छा काम करते हैं हम लोग। पंचकर्म वगैरह केरल में बहुत सारे आप देखेंगे पत्रपिंड। सर स्वेदन क्या चीज हुई सर? शरीर में जो पसीना लाना, गर्मी देना, तो गर्मी उष्णता की जो पोर्स में रुका होता है मल, स्वेद जो है उसकी स्वेटिंग करा देते हैं। स्तंभ की जकड़न हो शरीर में और भारीपन हो शरीर में और ठंडक लग रही, इन सब चीजों की वजह से व्याधियां होती हैं बहुत सारी। स्तंभ गौरव शीतक स्वेदनम स्वेद कारकम, जिससे सुडेशन थेरेपी है पूरी की पूरी हमारे यहाँ जी। तो उस सब काम में इसके पत्र कल्प का प्रयोग करते हैं। पत्तों को पेस्ट बना लेते हैं और उसको गर्म करके उसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे इवन स्पास्टिक पैरालिसिस में और तमाम पोलियोपेलाइटिस और तमाम सारे केसेस में, बहुत सारे दिनों तक मायोपैथीज में और तमाम सारे और असाध्य रोगों में, बहुत सारी आर्थराइटिस से लेकर के आप तमाम सारी चीजें कह सकते हैं उसमें हुई जी, जी, जी। तो उन सबको यहाँ को देखते हुए देखा जाता है कि बहुत अच्छा ड्रग है आर्थराइटिस और वात विकारों के लिए। बीजों को कूट पीस करके इसके, और एक छोटे से बीज होते हैं इसके, लगभग डबल या आकार के, कुछ ग्रेश कलर के सीड होते हैं, उनको कूट करके एक दरदरा कूट लेते हैं, कोर्स पाउडर बना लेते हैं उसका, और उसको बालों में मिला के गर्म करते हैं और उसको मोटे कपड़े में बांध के उससे पोटली स्वेदन करते हैं, पोटली बना के उससे स्वेदन करते हैं। जी। कई पेशेंट्स जो हैं वो आर्थराइटिस है, जिसका दुनिया में कोई आरए फैक्टर कहीं से ठीक नहीं होता किसी, ये सब जानते हैं में भी कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मींस कि फिर वो तो बस फिर यही निर्गुंडी के बीज चूर्ण और बालू के साथ स्वेदन करके उसने सब कुछ अपना ठीक कर लिया। क्लिनिकली ही वाज वेरी गुड। 5 साल मैंने देखा उसे, कोई और दवा उसने 5 साल तक नहीं ली, और उसने कितने ही लोगों को बताया और कभी, और उसके बाद वो ठीक रहा। निर्गुंडी अपने में बहुत अच्छा इसका याद दिलाई। और आयुर्वेद में ऐसी दवाओं का भंडार है, अबाउट 500 के बारे में हम लोग तो बात करते ही हैं। कोई दूसरी जो चीज आपने बताई हड़जोड़, तो बिल्कुल हड़जोड़ क्वाड्रैंगुलरिस एक विशेष प्रकार की लता है, कुछ गुरियां सी होती हैं उसकी नोड्स पे वो होती है, और उसके जो है उसको पेस्ट बना करके उसके पकौड़े से बना करके भी खाते हैं, बटक बना के खाते हैं, और उसका सुखा के फिर चिप्स बना के सुखाते हैं उसको तरह से भी। लेकिन जो बना के बड़े टाइप के बना के उसके पकौड़े जैसे बना के खाते हैं और उसका पेस्ट बना के खाते भी हैं, और इससे कैल्शियम कंटेंट है ऐसा बढ़िया बायोलॉजिकल ओरिजिन का वो है, जिसका मिरेकुलसली वेरी गुड बायो अवेलेबिलिटी, उसकी ऐसे कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके बायोलॉजिकली अवेलेबल कैल्शियम अच्छी क्वालिटी का है उसकी। इसी वजह से वो आपके छोटे से ऑस्टियोपोरोसिस से ले लीजिए, हड्डियों की कमजोरी नहीं होती। जी बिल्कुल जी, वो भुरभुराने लगती है धीरे धीरे। इसके अलावा क्या है कि जो आपका फ्रैक्चर है और इवन डिसलोकेशंस, उन सब में मोर देन 50% रह जाता, वो जो है उससे पहले उसकी हीलिंग हो जाती है, और डेफिनेटली
अगर जो 8 हफ्ते के लिए इमोबिलाइज करना था वो आप 4 हफ्ते में इमोबिलाइज कर दीजिए, उतने में जुड़ जाता है वो, और उससे भी ज्यादा मिराकुलस हो सकता है। सर एक इसी हड़जोड़ में ही सर, जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जैसे अगर हम बात करें कि हम और एलोपैथिक का कैल्शियम, अभी मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है सर। अभी आ रही है सर आवाज ठीक? हेलो जी, हेलो जी जी सर, मेरे को आवाज आ रही है जी बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है, आपको आ रही है सर? जी हाँ बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। तो सर ये ज्यादा बेहतर है, नो प्रॉब्लम सर। तो सर अभी जैसे अगर हम बात कर रहे थे सर कि हड़जोड़ के बारे में, जैसे अभी भी आप बता रहे थे सर, एलोपैथी में सर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, जैसे कैल्शियम जितना भी हम देते हैं एलोपैथी के अंदर, वो क्रूड कैल्शियम बेसिकली वो दे रहे हैं वहां पे। तो सर वो उसके साथ में प्रॉब्लम क्या रहती है कि पेशेंट को एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो अगर उसने कैल्शियम खाया और ज्यादा पानी नहीं पिया तो उसको स्टोन का प्रॉब्लम, उसको ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया कि स्टोन बन गए हैं। तो सर क्या सर हड़जोड़ के साथ में भी कुछ ऐसा कुछ है, या ये सर इससे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है हम लोगों के पास, ऐसा कहीं कोई सामने नहीं आया है। इट्स बायोलॉजिकल कैल्शियम नेचुरल फॉर्म में, इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी है, ये केवल उतनी मात्रा में जाएगा जितना उसको जरूरत है, और उसके बाद ट्रीट हो जाएगा। वो जो सिंथेटिक कैल्शियम है और इधर उधर का बहुत सारे इंफीरियर सोर्सेस का है, वो कैल्शियम है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कैल्शियम तो बहुत सारा अब तो एंटी उसमें ऑक्सीडाइजिंग जो रेडिएशंस हैं उन सब में भी काम आ रहा है, वो जो फ्री रेडिकल इंजरी के में भी कैल्शियम जी। अच्छा सर, अभी भी जैसे मेरे को लगा कि अगर आपसे बात करते हैं ना सर, तो ये लगता है कि आयुर्वेदा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा पुरानी पैथी है, एलोपैथी से ज्यादा पुराने हैं हम। हमारे इंडिया के अंदर आयुर्वेदा को अच्छे से पहले से पूरे शास्त्र, इतने पुराने शास्त्र हैं हमारे साथ में। पर सर आज भी अगर हम देखते हैं कि एमबीबीएस के लिए अगर बच्चा वो मतलब नीट की तैयारी कर रहा है, तो सर उसकी चॉइस जो है वो पहले एमबीबीएस होती है और बीएएमएस उसकी बाद की चॉइस होती है। तो सर आपको क्या लगता है कि उसको कोई स्कोप नहीं दिखता, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, इसमें कोई शक नहीं है कि आज लंबे समय से जो आधुनिक चिकित्सा विधा है, जो एलोपैथी है, राजकीय गवर्नमेंट और वो सब उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और वो लोग उसका उनका ट्रेनिंग, उनका रिसर्च, उनका डेवलपमेंट, वो सब जो एजुकेशन सिस्टम है दैट्स मच बेटर, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें हमें कोई वो कहने की गुरेज नहीं है मुझे। देश के स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो बजट है उसका 97%, यू कैन इमेजिन, 97% हो जाता है, और 3% में पूरा आयुष सिस्टम, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सब कुछ आ रहा है, आयुष पूरा का पूरा उसमें आता है, 3% के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। सोचिए कैसे वो इक्वेट किया जा सकता है। एनीवे, इसके बावजूद इसमें प्राथमिकता इसलिए स्वाभाविक भी है सभी के लिए, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा 5000 साल पुराना जो है आयुर्वेद, उत्पन्न तो सृष्टि के अनादिकाल से उत्पन्न है ना, बिल्कुल सर, साल से वो डॉक्यूमेंटेड भी है, उसमें बहुत सारी हैं, और ये कुछ लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत हैं, और वहां सर्जरी का जो हम लोग को अधिकार जो वो कहते रहते हैं, हम कर रहे हैं। बहुत सारे पूरा एमएस के पाठ्यक्रम हमारे आयुर्वेद बहुत समय से चल रहे हैं, और हमेशा से आयुर्वेद सर्जरी सिखाई ही शुरू ही सुश्रुत ने की। ऐसे में आयुर्वेद को सर्जरी का अधिकार दिया जाना कैसी हास्यास्पद सी बात है, और के लोग जो है उसको विरोध कर रहे हैं। तो वो आपके जो बेसिक्स ओरिजिनेट करने वाले को ही वो काम नहीं करने देना है, कौन सी तो खैर इसका कोई वो नहीं है। लेकिन अभी भी ये जरूर है कि वर्तमान सरकारों में कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। उन्होंने आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया है, और जो पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी हम लोगों के एक सीनियर हैं, वो उनको आयुष का सचिव बनाया है उन्होंने, नहीं होके आयुर्वेद का टेक्नोक्रेट को ब्यूरोक्रेट बनाया है। जी। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद यूपी में भी बहुत डायनेमिक लीडरशिप है हमारी, हमारे
प्रमुख सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव जी प्रशांत त्रिवेदी जी भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे विशेष सचिव जी अनिल राजकमल यादव जी IAS हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे वो दोनों निदेशक हैं प्रोफेसर SN सिंह साहब, बहुत ही डायनामिक जो है, और इसी प्रकार से प्रोफेसर सुरेश चंद जी और तमाम लोग हैं जो पूरा इंटरेस्ट बहुत डायनेमिकली काम कर रहे हैं। यूपी में इम्प्रूव कर रहा है और देश में भी इम्प्रूव कर रहा है। और कोरोना काल में खास करके ये बात समझ में आई है कि बहुत सारा आयुर्वेद की इम्यूनिटी और बूस्टिंग ड्रग्स, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल जो भी चीजें हैं, उन सब पे जो लोगों में बिल्कुल फेलियर है, उस जगह एंटीवायरल्स हैं नहीं उनके पास। बहुत सारी भी वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत सारी हमारी तो बहुत सारी सिंपलेस्ट मेडिसिन हैं। क्या काढ़ा बना हमारा, तो उसमें केवल तुलसी, सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च थी, और उसमें हमारे कितना है कितना अच्छा से उसको कंट्रोल किया है। हमारे मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ये भी 122 साल पुराना कॉलेज है, और 122 साल पुराना है सर। 122 साल पुराना 1899 का स्थापित कॉलेज है, ललित हरि राजकीय कॉलेज। नॉर्दर्न इंडिया का 2nd नंबर का कॉलेज है। पहले नंबर का जो लाहौर में था पहले, फिर अमृतसर होते हुए आजकल जालंधर में है, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज वो है। और आई थिंक सो कि ये देश के टॉप 5 कॉलेजेस में से पुराने प्राचीनतम। और ये के बीच में होता है पीलीभीत, तो टाइगर रिजर्व और जंगल के लिए जाना जाता है। जी काम कर रहे हैं हमारे ही पीलीभीत छोटा सा टाउन है, इसमें हमारे कॉलेज हॉस्पिटल है हमारा, उसी को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, और उसमें ही L1 सेंटर हम लोगों ने बराबर उनको काढ़ा पिलाया, आयुष का काढ़ा। और सहायता की बात यह है कि पूरे 6 महीने तक हमारे यहाँ सेंटर चला, और उसमें से सिर्फ एक जो यहाँ से रेफर होकर के हायर सेंटर को गई, कोई कैजुअलिटी हुई ही नहीं हमारे यहाँ, और एक लेडी L2 सेंटर को रेफर हुई। अदरवाइज सभी स्वस्थ होकर के घर ही गए। क्यों? आयुष काढ़ा पी रहे थे, मुल्तानी पी रहे थे, आयुर्वेद की। तो सर ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए सर, ये चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए कि आयुर्वेदिक कॉलेज में जो सही सर एक वो और आ जाती है सर। मेरे को भी सर इसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे, अभी इस बारे में भी मैं आपसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछने जाऊंगा सर, वो थोड़ा सा कड़वा सवाल हो सकता है रिगार्डिंग मेडिकल जो मेडिकल स्टोर्स है उनके बारे में मैं आपसे बात करूं जी, सच के बारे में जी सर। मैंने जो अभी देखा कि जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं सर, उन्होंने MBBS किया, PG किया है, चाहे वो MS MD कुछ भी किया, दे आर प्रिस्क्राइबिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो आर दे ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स? क्या वो ऑथराइज्ड हैं सर? एक एलोपैथिक का डॉक्टर सर, मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ सर बेसिकली। नो डाउट, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सच प्रश्न है आपका, बहुत ही जेन्युइन। ये उन पर ही नहीं, हम पर भी लागू होता होगा। और जो है वो 3 तरह की है। एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्रूड आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्लासिकल और क्रूड बनी हुई प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, क्रूड ड्रग्स। उनके बारे में नॉलेज जो हमें आयुर्वेद के लोगों को ही है बेसिक नॉलेज, और वो जरूर देखरेख में लेनी चाहिए किसी नॉन पढ़े हुए आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में। दूसरे तरह की ड्रग्स हैं जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं, उनमें का प्रयोग कई बार ठीक है, चल जाता है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग कर सकते हैं। और तीसरी तरह की ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे OTC प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी चीजें बन गई हैं, आज वो OTC प्रोडक्ट्स बन चुके हैं जो वो OTC नहीं है, दे आर मेडिसिन्स। इनफैक्ट हमारा क्लास कहाँ प्रयोग करना है, कैसे, किस धूमपान के साथ किस चीज का पूरा रेजिम है, के बाद ही उसका। तो क्लासिकल ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स को बिल्कुल आयुर्वेद के चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए। पेटेंट प्रोप्राइटरी ये लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं उनसे, और OTC प्रोडक्ट्स को आराम से लेमैन ले सकता है। तो ड्रग्स 1945 ये जो है उसमें ये सब थिंग्स हैं सर। और सर जैसे हम बात करें सर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक BAMS मैंने डॉक्टर को देखा है, जो मैंने बहुत सारे देखे इंडिया के अंदर सर, ये देखा गया कि जो BAMS के डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ज्यादा वो रिलाय कर रहे होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन पे। वो आज भी
मतलब दे आर प्रिस्क्राइबिंग एसिटामिनोफेन, सूडोफेड्रिन एंड ऑल, इस तरीके की मेडिसिन वो बड़े कॉमनली लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या सर वो ऑथराइज्ड है? हाँ, बीएमएस करने के? बिल्कुल सही। बीएमएस और एमडी आयुर्वेद में कई राज्यों में जीवन रक्षक औषधियों को बहुत सारा पढ़ाया भी जाता है और उनका प्रयोग लीगलाइज है पूरी तरह से, हम लोगों को उसके अधिकार दिए गए हैं। जीवन रक्षक दवाइयां को प्रयोग कर सकते हैं और उनका पाठ्यक्रम में शामिल है हमारे, और वो हम लोग पढ़ते हैं और उसका जो है विधिसम्मत तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। सभी दवाइयों का नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक हो सके उनका प्रयोग करने से हम लोगों को बचना चाहिए और जितना भी अपना आयुर्वेद का ही प्रयोग करना चाहिए। क्रॉस पैथी प्रैक्टिस इज कंडेमनेबल एट एनी पॉइंट, हर सब तरह से उसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि सर मेरे को अभी एक एक्चुअल में मेरे को एक पेशेंट का याद आया, जो एक स्टोरी थी उसके अंदर मैंने देखा था कि वो बंदे को उसको हाथ में दर्द था और गर्दन में दर्द था, हाथ कंधे में गर्दन में उसको दर्द था। तो वो डॉक्टर के पास में गया एंड द पर्सन वाज बीएमएस। उन्होंने उसको प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने जो डायग्नोज किया वो किया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। वो बाद में जाके पता चला कि जब वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो पता चला एंजाइना पेक्टोरिस था और उसको हार्ट प्रॉब्लम थी और वो केस काफ़ी सीवियर हो गया था। फिर उसको आगे बहुत दिनों तक उसका इलाज चला, काफ़ी महंगा इलाज हुआ। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इसका ट्रीटमेंट शुरुआत में प्राइमरी फेज पे ही अगर ये डायग्नोज हो जाता सही तरीके से और ये केवल एंटीपायरेटिक ना एंटी एनाल्जेसिक ना खा के ये सही से इलाज हो जाता तो ऐसा। तो सर इस वजह से मैंने पूछा कि कहीं हम मतलब कहने के लिए तो वो केवल सिंपल पेन था, लेकिन अगर डायग्नोज अगर गलत हो जाए तो उसमें उसका कहीं भी पॉसिबल है। और आयुर्वेद के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि अपनी दवाइयां पहले करते। अगर उन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस सोची थी तो उनको निर्गुंडी और पत्रपिंड स्वेद पे जाना चाहिए था ना। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, दैट्स द पॉइंट सर, बिल्कुल ठीक सर। सर से विद इन हाफ एन आवर उससे रिलीफ मिल जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर नहीं मिलता तो एंजाइना का ट्रीटमेंट करते। उसकी और भी चीजें थी एंजाइना में, और भी वो है, डिस्निया भी होगा और कैच होल्ड अप। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब कोई जरूर नेचुरल डॉक्टर कोई रहा होगा, ऐसी जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कमी तो है, इसमें कोई शक नहीं। जी सर एक चीज और आजकल बड़ी चल रही है सर, जिसके बारे में मैं आपसे बहुत खुल के पूछना चाहूंगा सर, गोमूत्र। हाँ सर कोई सीधा मतलब वीडियोस इतनी वायरल हैं कि सीधे गाय के नीचे से वो गोमूत्र भर रहे हैं और पी रहे हैं, और कोई बॉटल को अंदर डाल के उसको पी रहा है, कोई ग्लास भर भर के पी रहा है। तो सर बस मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि क्या आयुर्वेद में गोमूत्र के सेवन का कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, और है तो सर उसकी डोजेस कितनी है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रॉब्लम ये है कि अपने आयुर्वेद में बिल्कुल प्रारंभिक जो बेसिक बुक है हमारी चरक संहिता, उसके पहले ही अध्याय में मूत्राष्टक का पूरा उल्लेख है। 8 प्रकार के मूत्रों का औषधीय प्रयोग हमारे यहाँ बताया गया है। तो उसमें गाय, बकरी, भेड़ और भैंस का, ये नारी जाति के हैं, और फीमेल उनका जानवरों का दूध है, और दूसरा हाथी, ऊंट और घोड़े का भी मूत्र का प्रयोग हमारे चिकित्सा में। इसमें से सबसे ज्यादा आपका गोमूत्र ही प्रयुक्त होता है। और रियली स्पीकिंग, गोमूत्र इज ए वंडर डिटॉक्सिकेटिंग ड्रग। डिटॉक्स करने का ऐसा कोई चीज शरीर में नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जो दुनिया में, ये न केवल शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाकी भी जो हमारे सब्सटेंसेस है ना, हम बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं ना, बहुत सारे विष प्रिपरेशंस का यूज करते हैं, और उन्हें हम कैसे बनाते हैं, वही हमारी प्रोसेसिंग ही खास बात है हमारी उसकी। तो वो उसमें लगभग ज्यादातर भावना द्रव्यों के रूप में हमारी औषधियां जो रस भस्में बनाने की हैं, तो उससे पहले हम बहुत सारा उसका प्रयोग करते हैं, और उसके लिए एक निश्चित है, तो वहां गोमूत्र का बहुत सारा उपयोग है। तो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए गोमूत्र जैसी कोई दवा नहीं है दुनिया में, ये बात के तौर पर सिद्ध हुई है। और इंडियन वेटरनरी रिसर्च पास में ही बरेली है, वहां पे बड़ा पूरा का पूरा डिवीजन है वहां का, और वहां पे बहुत
मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं। IVRI से इस बात साइंटिफिक रिसर्च का पब्लिकेशन है, वहाँ दर्ज किया जा सकता है। हाँ, वीडियोस पे ऐसे ही डायरेक्ट वीडियोस पे कभी विश्वास नहीं करने वाला है। बिल्कुल साइंटिफिक जब तक प्रूव ना हो तब तक कहीं कोई प्रूफ मानने की जरूरत नहीं है। यस, इसका प्रयोग हम सारे शोधन द्रव्यों के शोधन में करते हैं, और ऐसे डायरेक्ट प्रयोग भी आयुर्वेद में विहित है, लेकिन मात्रा जो है वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के आधार पे है सब, कि हमारे यहाँ पुरुषों इंडिविजुअल की कैसी, उसकी प्रकृति कैसी है, कौन से दोष का प्रयोग हुआ है, कौन सा वो है, चिकित्सक देखेगा। हर रोग में ऐसे ही एकदम से नहीं दिया जा सकता। जिस तरह वो क्रूड पिया जा रहा है इस तरह नहीं पीना चाहिए, मतलब बेसिकली हमारा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसको किस तरह से पीना है, देर में पीना है, किस रोग में पीना है, किस में नहीं पीना है, जी जो भी चिकित्सक के पास जाएंगे वो करेंगे। सर मैंने आपसे अभी पहले बोला था कि मैं बहुत एक कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा। सर मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर एक एलोपैथिक का स्टोर, मेडिकल स्टोर एक खोलता है बंदा, वो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर से एक लाइसेंस इशू कराना है उसको, फिर उसको एक फार्मासिस्ट चाहिए वहां पे, उसका एक सर्वे होगा, उसके बाद में उसको लाइसेंस इशू होगा, फार्मासिस्ट की लगातार चेकिंग रहती है कि फार्मासिस्ट शॉप पे बैठा है या नहीं बैठा है। आजकल तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज को लेके इंडिया में। और सर एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सर बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, क्योंकि एक परचून का सामान बेचने वाला, जिसको हम एक अनपढ़ भी बोल सकते हैं, कोई भी, वो भी आयुर्वेदिक की दवाइयां रख सकता है, बेच सकता है। और सर जब मेडिकल स्टोर, एक हमारे इंडिया में सर एक और ट्रेंड है कि पेशेंट्स जो है पहले मेडिकल स्टोर से जाके दवाई खा लेते हैं डॉक्टर से ना कंसल्ट करके। तो सर वहां पे उस अनपढ़ से दवाई खा के और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट को आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर क्या कोई लाइसेंसिंग या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्या है सर, क्यों नहीं है? बिल्कुल कड़वा है लेकिन सच है सवाल आपका, बिल्कुल सच्चाई है, प्रूफ रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी आपने बिल्कुल सच में बता दी है, इसमें कोई शक नहीं। एक प्रश्न है, लाइसेंस की व्यवस्था कुछ मायनों में बहुत आवश्यक है। बहुत सी हमारी रस बसें हैं, प्रयोग कोई नहीं जानता कि उनको मिला के यूज करने से इतनी ज्यादा, पता लगा 2 चीजें 3 चीजें मिला ली और उसमें उसकी एक मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा हो गई, ये बढ़ गई है जी। हम सब जानते हैं कितनी रस मिलाना है, कितना भस्म मिलानी है, कितना क्या डोज मिलाना है, चिकित्सक ही जानता है उसको। मेडिकल स्टोर वाला बिल्कुल नहीं जानता, ओवर द काउंटर उनको कतई नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं जी। पूरा का पूरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स फॉर आयुष ड्रग्स पूरा का पूरा है हमारे यहाँ, पूरा वो है 1945 से वो इफेक्टिव है, और उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा रूल रेगुलेशन होने चाहिए। हम लोगों के पास इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए पूरा फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम है कि कहीं कोई एडवर्सिटी होती है तो जरूर रिपोर्ट करें। इनफैक्ट इसमें पूरा जो उपसला में, स्वीडन में उपसला है, वहाँ पे जो है इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, उसी का अंग हमारे यहाँ आईटी ड्रग्स के लिए फार्माकोविजिलेंस सेंटर जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में है। प्रोफेसर रविनारायण आचार्य उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं। हम लोग विजिलेंट हैं इस मामले में कि हाँ, जहाँ कहीं किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट आता है आयुर्वेद की दवा से तो वो तुरंत बताए। और हम सभी आयुर्वेदिक कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, जिसमें मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी उसी का टीचर हूँ, वो और शास्त्र जो है डिपार्टमेंट, उन सबके लोग जो हैं, उन पर तक कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं और हम उसको रिपोर्ट करेंगे, और फिर बाद में कॉजलिटी एनालिसिस वगैरह करना उनका काम है। बहुत सारा चीज है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ा सा अभी भी क्या है, एक कमिटी बनी हुई है जो ड्रग की लाइसेंसिंग तो कर देती है, क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी लाइसेंस दे देता है, और उसके लिए सेंट्रल डायरेक्टरेट में एक अधिकारी है, वहां से कमिटी है, वो उसको अप्रूव कर देती है, और वो बिक्री के लिए जो है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई भी बेच रहा है, ये सबसे खराब बात है, और इस पर
ट्रेंड मैन पावर आजकल अवेलेबल होती जा रही है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद के भी बढ़ते जा रहे हैं, कई जगहों पे फार्मासिस्ट के कोर्सेज हैं, और जो उसके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ द्रव्य गुण और प्रशासन के जो पोस्ट ग्रेड्स हैं हमारे, जो हर्बल और मिनरल मेडिसिन हमारे यहाँ जो द्रव्य गुण और प्रशासन का उसको कहते हैं, उनके किसी रखा जाएगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी खुलेंगे और उनकी नियुक्ति अगर की जा सकती है तो वो बहुत सारा इस सबको ठीक कर सकते हैं। सर अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका, क्योंकि आप तो मॉडल हैं सर, मतलब आप ऐसी जगह पे हैं कि आप बच्चों के लिए, तो बच्चे, कोई भी बच्चा होगा वो चाहेगा कि आप जैसा बने, तो सर क्या आपकी कोई एक विशेष कोई उनको गुरु मंत्र जिसको हम कहेंगे कि आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो अमित जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में भी प्रगति के अवसर अब बढ़ने लगे हैं। जरूरत है अच्छे संस्थान में और मन लगाकर पढ़ने की, और आयुर्वेद में आए तो कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लोगों के लिए यहाँ भी करियर एवेन्यूज हैं, और अच्छी, बस यही है कि अच्छा संस्थान हो और अच्छी तरह से पढ़ें आप। थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सभी अच्छे, बहुत सारे भी हैं, साउथ में हासन है, तमाम सारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ की बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ की भी बहुत हैं। तो मॉडल कॉलेज है हमारा, लखनऊ का है, मेरा भी कॉलेज ठीक ही समझ सकते हैं आप। अरे सर इतने साल पुराना आपने बताया, मेरे को आश्चर्य हुआ कि 18 मतलब कॉलेज और BHU से PG किए हैं, जामनगर, जयपुर, NIA है ना, और प्रकाश दिल्ली में है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अभी बना हुआ है दिल्ली में, तमाम और सारे उत्तराखंड है, BHU में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है, वहाँ सब कहीं से पढ़िए। बहुत पूरे देश में लगभग 400 आयुर्वेद के 6 कॉलेजेस हैं, उनसे पढ़ से हैं, और कोरोना काल में तो विशेष करके इसका वो हुआ है। जी, अभी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा लोग बाग जागरूक ज्यादा हुए हैं। पुणे में किसी ऐसे बच्चे ने किया भी है कि वो उसको मिला, MBBS का भी ऑप्शन मिला, लेकिन आयुर्वेद को चुना है उन्होंने, उनके किसी आयुर्वेद बेटे हैं, और ऐसा मीडिया पे मैंने देखा था। तो हम तो यही चाहेंगे कि और ऐसे एग्जाम्पल्स आए सामने, दिखाई दे कि हाँ MBBS BMS को प्रायोरिटी दी जाने लगे। हालांकि अभी बहुत मंजिल तय करनी बाकी है। जी सर, एक हमारे देश को, इंडिया के लोगों को एक, सर पहली बात तो सर वो डॉक्टर से उनको सुनने को बहुत कम मिलता है कि वो जाके नॉर्मली तो वो अपनी बीमारी बताने के लिए डॉक्टर से मिलते हैं, और वहां पे भी एक प्रिंसिपल्स है कॉलेज के, एक PG कॉलेज के प्रिंसिपल्स है सर, उनको कभी भी बहुत मुश्किल होता है कि आपसे आके आपका भी उनको भी लगेगा कि टाइम खराब कर रहे हैं आपका। सर कोई एक ऐसा मैसेज जो आप लोगों को कहना चाहेंगे, कि आप बताना चाहेंगे कि हाँ ये आपको करना चाहिए, या कैसे आप कोई एक मैसेज आपका सर इंडिया के लिए? थैंक यू अमित जी। ऐसा है कि आयुर्वेद में सिर्फ इतना ही मेरा कहना है, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ एक तरह का, और लाइफ लॉन्ग रहूंगा। यही बड़प्पन है आपका। मैं तो इतना ही कहूंगा कि साइड इफेक्ट से बचना है तो आयुर्वेद को अपनाएं सभी लोग, देश के लोग। हाँ, ये जरूर है कि पढ़े हुए आयुर्वेद के चिकित्सक के पास ही जाएं। कॉलेजेस खास करके उसमें अच्छे हैं, वहाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सभी, कहीं कोई ग्रेजुएट नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और उनके पास जाएंगे तो अच्छा बनेगा। और जो प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ भी अच्छे लोग पोस्ट किए हैं। अभी हमारे निदेशालय ने जो पोस्टिंग हुई है आयुर्वेद की, तो पिछले साल जो उसे पोस्टिंग हुई है उसमें 524 में लगभग 450, 552 में करीब 450 के आसपास पोस्ट किए हैं। तो मेडिकल हमारे अच्छे आ रहे हैं, और सब लोग मोस्ट वेलकम, सभी लोग आए। और मैं तो यही कहूंगा कि आयुर्वेद के राहों पर अभी तो दिक्कतें हैं, लेकिन आगे चल के सुधार होगा। मैं एक सोम ठाकुर कवि जी हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं सोम ठाकुर जी, को कहना चाहूंगा देशवासियों को कि अपनी मंजिल की राहों पर यूं तो पर्वत ही पर्वत हैं, ये तय है शिला गलेगी बुझे न ये अंगारे मन के,
बुझी नहीं अंगारी मन। सर 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके मुख से सुन के तो ये और अच्छे से समझ में आ रही है हमारे को। तो सर आज का सेशन सर बस इतना ही रखते हैं, और मैं आपका और फर्दर और टाइम नहीं खराब करूंगा, कल आपको दिल्ली भी जाने का है, लखनऊ जाने का है। तो सर बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय हमें दिया, और देश आपसे शुक्रिया बोल रहा है सर कि आपने उनको इतना समय दिया। सर हाईली थैंकफुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सा समय लिया और इतने अच्छे प्रश्न थे आपके, वो रियली दिल को छू गए एकदम, और बड़े ज्वलंत आपने रखे हैं, और इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, धन्यवाद। ओके, अच्छा, नमस्कार।